अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस टॉपिक को हम देखते हैं, ये शिफ्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक है। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो इसका कुछ सेक्शन जो है वो चैप्टर 2 में है, मेन सेक्शन, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो चैप्टर 3 में आके कवर होते हैं। लिहाजा जब तक इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिलाया ना जाए, हमें पूरे कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को दोनों को मर्ज करके रिकॉर्ड किया है। देखिए, यहाँ पे जहाँ तक ताल्लुक है मार्केट इक्विलिब्रियम के हवाले से हम बात करते हैं, चूँकि बेसिक इशू ही ये मार्केट इक्विलिब्रियम का है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के शिफ्ट फैक्टर्स इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। कुछ गलतियां स्टूडेंट करते हैं, अगर वो ना करें तो इसमें एनालिसिस बहुत अच्छा किया जा सकता है। देखिए, एक तो हमेशा याद रखने वाली बात ये होती है कि अगर हम इस तरफ प्राइस रखते हैं यूजुअली और इस तरफ हम क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है वही सप्लाई होती है, वही डिमांड होती है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखते हैं, और जो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। जैसे यहाँ पे डिमांड कर्व D1, सप्लाई कर्व S1, यानी फर्स्ट कर्व्स एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिटरमिन्ड हुई है वो P1 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिटरमिन हुई है वो Q1 है। लेकिन गलती क्या होती है हमसे गलती ये होती है कि स्टूडेंट ये कहता है कि जब मैं इक्विलिब्रियम बना दूंगा तो क्या पता लगेगा मैंने पहले क्या चीज़ बनाई है। लिहाजा वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करता, वो पहले एक बॉक्स बना लेता है, और बॉक्स बनाने के बाद इसकी इस एज पे एक डिमांड कर्व रख देता है और इसकी इस एज पे एक सप्लाई कर्व रख देता है। इस तरह इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल वही बना जो मैंने बनाया था, लेकिन जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो ये होगी कि जब शिफ्ट आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बॉक्स यहाँ पे जाना है, या ये बॉक्स बढ़ के यहाँ आ जाएगा, या ये बॉक्स यहाँ से यूं चला जाएगा, या इधर से यूं आ जाएगा। मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं, तो यहाँ पे जाके बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाए जाएं, उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट किया जाए, और फिर उससे आप अपनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। चाहे वो चेंज है, चाहे वो शिफ्ट है, जो भी फैक्टर है, इसके ऊपर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले इक्विलिब्रियम बने, और जब शिफ्ट हो कोई सप्लाई या डिमांड कर्व या दोनों, तब भी पहले कर्व बना के इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्राइव किया जाए, फिर उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसे क्वांटिटी डिक्लेयर किया जाए, और इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली लाइन ले जाकर प्राइस डिक्लेयर किया जाए। तो एक तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों ना अडॉप्ट की जाए। सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत होना ये चाहिए कि जैसे डिमांड में इजाफा हुआ है, तो डिमांड में इजाफा हुआ है, जाहिर है शिफ्ट फैक्टर की वजह से हुआ है, अदर फैक्टर की वजह से हुआ है। अगर प्राइस की वजह से होता तो उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम मूव कर जाते, यानी मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती। जब शिफ्ट हुआ है तो ये अंडरस्टूड बात है कि दूसरे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है, वो वेदर हो सकता है, वो कंज्यूमर की इनकम हो सकती है। तो हमें चाहिए ये कि हम ये याद रखें कि पहला कर्व D1 है, और अगर इंक्रीज हुआ है डिमांड में तो कर्व राइटवर्ड जाएगा, कर्व राइटवर्ड जाएगा, और इंक्रीज की सूरत में राइटवर्ड जाते हुए कर्व D2 हो जाएगा। यानी जाहिर है अगर 1 है तो इंक्रीज होकर 2 ही होना चाहिए, और अगर कोई डिक्रीज का केस है, लेट्स सपोज देयर इज डिक्रीज, तो डिक्रीज की सूरत में जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड जाएगा, और लेफ्टवर्ड जाके D0 हो जाएगा, यानी जाहिर है 1 के पीछे 0 होता है, तो ये लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा। तो ये ज़हन में होना चाहिए कि पहला D1 है, अगर राइटवर्ड गया तो मैं D2 कर दूंगा, और अगर लेफ्टवर्ड गया तो मैं D0 कर दूंगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पे बच्चा इसको D और इसको S करता है, फिर राइटवर्ड जाता है तो उसको D डैश कर देता है, और अगर राइटवर्ड गया तो उसने D डैश कर दिया, लेफ्टवर्ड चला गया तो उसे D डबल डैश कर दिया।
बात ये नहीं कि जी इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, वाकई नहीं पड़ता, लेकिन मसला ये है कि इंसान एक्सप्लेन करते हुए भूल सकता है, उसकी डायग्राम की कोई एक दो लाइन की जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसमें भूल जाता है। तो क्यों ना सिस्टमेटिक अप्रोच रखी जाए कि D1 इनिशियल कर्व है, इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड जाएगा और वो D2 होगा, और डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड जाएगा और वो D0 होगा। इसी तरह सप्लाई कर्व में भी यही असूल जो है वो याद रखना चाहिए कि जी हमने याद रखना है कि इनिशियल सप्लाई कर्व जो होगा वो आपका S1 होगा। अगर सप्लाई में इजाफा होता है, कॉस्ट कम कम हो गई, लेबर सस्ती हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, ठीक है, या गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी, तो ये राइटवर्ड जाता है। जाहिर है अदर फैक्टर्स की वजह से जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर ये प्राइस की वजह से होता, उसकी अपनी प्राइस की वजह से, तो उसी सप्लाई कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे चले जाते। तो ये अंडरस्टूड बात है कि दूसरे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है, इसलिए ये S1 से S2 हो गया, राइटवर्ड चला गया। लेकिन अगर इससे हमें डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज की सूरत में ये जो है वो क्या होगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड पे और हम इसे कहेंगे डिक्रीज हो गया। यही चीज डिमांड कर्व में थी और वहां पे वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड था, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। लेकिन असूल एक ही है कि इंक्रीज होगा तो राइट, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट। और इंक्रीज की सूरत में 1 से 2 पे जाएगा और डिक्रीज की सूरत में S1 से 0 पे जाएगा, यानी S0 पे जाएगा। अब यही असूल अगर हम यहाँ रखेंगे कि जी ये S डबल डैश है, ये S सिंगल डैश है, तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट। इसलिए सिस्टमैटिक अप्रोच ये कहती है पहला S1 है, दूसरा S2 है, और अगर रिवर्स किया है तो S0 हो गया। इस तरह आपका काम जो है वो आसान भी रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सिंपली क्लियर रहेगी। अब हम चलते हैं वन बाय वन एक एक केस की तरफ। देखिए सबसे पहला केस जो है ये हमने पकड़ा है मैकॉनेल एंड ब्रू की बुक से, और ऑब्वियसली ये हमारे सीए के कोर्स के साथ काफी मुमासलत भी रखता है। इफ सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड इज कांस्टेंट, यानी डिमांड सेम रहे सप्लाई डिक्रीज कर जाए, तो हाउ विल बी फॉलोइंग चेंजेस इफेक्ट डिमांड एंड आर सप्लाई ऑन द इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखिए सवाल बिल्कुल क्लियर बताता है कि हम आपको बता रहे हैं डिमांड या सप्लाई या दोनों में चेंज। आपने हमें क्या बताना है, आपने हमें बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। ये तो उसने हमें बता दिया है, दिस इज बीइंग गिवन इन द स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। और एमसीक्यूज में ये ज्यादा सवालात आते हैं और इसमें यही दो बातें बताना जरूरी होती हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अगर आप कहें कि सर इसको जुबानी आप बता सकते हैं, नहीं मैं नहीं बता सकता भाई, मैं हमेशा इस चीज को डायग्राम से हल करके देखता हूँ, फिर मुझे ये बात आसानी से समझ आ जाती है। तो मैं सबसे पहले वही डायग्राम बनाता हूँ कि इनिशियल डिमांड कर्व एंड इनिशियल सप्लाई S1, ये है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से आप प्राइस लेके जाते हैं, प्राइस P1 है, ये क्वांटिटी Q1 है, ठीक है जी। अच्छा अब जी चेंज क्या आया है, चेंज देखते हैं कि क्या आया है। डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो गई है। तो हम सप्लाई को डिक्रीज करके देखते हैं कि क्या होता है। सप्लाई डिक्रीज हुई है तो हमारे तयशुदा असूलों के मुताबिक इसको लेफ्टवर्ड जाना है, और दूसरी तयशुदा असूलों के मुताबिक लेफ्ट जाते हुए हमने इसे S0 का नाम देना है, यानी 1 से 0 का। तो हम इसे इधर ले जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैंने इसे इधर मूव कर दिया, ठीक है जी। S0 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जाहिर है नई कर्व बनाएगी, ई डैश हो गया, उसको हम डैश कह सकते हैं क्योंकि जाहिर है सेकंड पॉइंट एक आधी बनना है, ज्यादा नहीं बनने। तो यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है जी। इसको हम कह देंगे ये Q0 है, क्योंकि पीछे की तरफ गया है, रिवर्स हुआ। तो हमारा असूल है कि 1 से पीछे नॉट होता है या 0 होता है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा P1 से P2 पे प्राइस चला गया, ये P2 हो गया। तो देखा जाए तो सिर्फ हमें इतना बताना है इसके अंदर कि प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये हमें बताना है इसके अंदर। इससे वाबस्ता ऑप्शन जो है वो हम ढूंढ लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन है। तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है
तो अगर आप देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा इसके साथ, कि डू प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी फॉल्स, क्वांटिटी फॉल्स करती है और प्राइस इंक्रीज करती है, तो सी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। पेपर में आमतौर पे 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमने अपनी सहूलत के लिए एक जैसे ऑप्शन तमाम में लगा दिए। आपको उसमें से देखना है डायग्राम से कि कौन सा परफेक्टली उसको सूट कर रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम पहले इनिशियल डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारा ये डायग्राम है जिसके अंदर देखिए ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व है विच इज D1 और ये आपका सप्लाई कर्व है विच इज S1। ये है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ से क्वांटिटी ड्रॉ होती है, इसको हम Q1 कहेंगे, और इस तरफ से प्राइस बनेगी, इसको हम P1 कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है जरा देख लेते हैं कि किस तरह का चेंज आया है। चेंज ये आया है कि डिमांड डिक्रीज हुई है और सप्लाई कांस्टेंट है। तो डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा, जाहिर है जिसमें डिक्रीज आया उसे लेफ्टवर्ड जाना होगा। ये लेफ्टवर्ड चला गया, हम इसको डी नॉट कह देते हैं। नया इक्विलिब्रियम हम इसे ई डैश का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो क्वांटिटी कम हो गई Q1 से Q0 और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी कम हो गई, दोनों में फॉल आ गया। तो जब दोनों में फॉल्स आ गया तो हम कहेंगे डू प्राइस एंड क्वांटिटी फॉल्स, दोनों ही फॉल कर गए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एक इक्विलिब्रियम के लिए बुनियादी डायग्राम बना देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम डायग्राम आपका बन गया, समझिए चंद सेकंड्स लगेंगे सिर्फ। ये हो गया D1 और ये हो गया आपका S1। ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये Q1 है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाइए P1 है। अब देखते हैं चेंज क्या आया है, देखते हैं जी किस तरह का चेंज आया है। यहाँ पे जो चेंज बताया जा रहा है वो ये है कि सप्लाई डिक्रीज हुई है और डिमांड कांस्टेंट है। तो अगर नहीं सॉरी सप्लाई इंक्रीज हुई है और डिमांड कांस्टेंट है। तो सप्लाई इंक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड जाना होगा, तो हम सप्लाई कर्व को राइटवर्ड मूव कर देते हैं, ये रहा S2 कर देते हैं, क्योंकि राइटवर्ड गया है, इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है कि क्वांटिटी में इजाफा होगा लेकिन प्राइस में कमी आ जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इजाफा होगा। तो अब देखते हैं इससे रेलेवेंट ऑप्शन कौन सा है। इससे रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो डी है, जिसके अंदर आप कहते हैं प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी हम वही तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक इक्विलिब्रियम बनाएंगे, ठीक है जी। ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये इस तरह बनेगा कि ये आपका डिमांड कर्व है जिसे आप D1 कहेंगे, और ये आपका सप्लाई कर्व है जिसे आप S1 कहेंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यहाँ से आप एक क्वांटिटी के लिए Q1 ड्रॉ कर देंगे, इधर प्राइस के लिए आप P1 ड्रॉ कर देंगे। अब देखते हैं कि चेंज क्या आया है। जो चेंज आया है इस दफा वो जरा मुनफरिद है। मुनफरिद इस सेंस में है कि यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज हुआ है और सप्लाई में भी इंक्रीज हुआ है और वो इक्वल है। ये भी ख्याल रखना है कि हमें ये बताया गया है कि इक्वल है। तो लिहाजा इस सेंस में देखा जाए तो दोनों ही कर्व को राइटवर्ड जाना है, यानी डिमांड कर्व को भी राइटवर्ड जाना है क्योंकि इसमें इजाफा हुआ है, और सप्लाई कर्व को भी राइटवर्ड जाना है क्योंकि इसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि दोनों का इंक्रीज बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आपके पास स्केल होता है, आप स्केल से इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये D2 है चूंकि राइटवर्ड गया है, और ये S2 है जो कि वो भी राइटवर्ड गया है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E डैश है, E1 जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं Q2। ये बताता है कि क्वांटिटी में इजाफा हुआ है लेकिन इक्वलेंस मूवमेंट बिकॉज इन बोथ प्राइस जो है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप ये कहेंगे प्राइस सेम रहेगी, क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। इस तरह साबित करना होगा आपको कि जितना इसको राइट मूव कर रहे हो उतना ही इसको राइट माप के करना है, तो फिर ये सही बनेगा, वरना ये सही नहीं बनेगा।
तो वो आप निशान लगा सकते हैं कि अच्छा भाई मैंने डॉटेडली इतना इसको मूव करना है और इसको इतना करना है, तो प्राइस पे सेम रहेगी। चूंकि हमें कहा गया दोनों में इक्वल, तो इक्वल मेजर करके कीजिएगा। तो लिहाजा इसके लिए जो ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगी या सूट करेगी, इस ऑप्शन को हम कहेंगे कि ये ऑप्शन एच है, जिसके अंदर प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 100% सूट करेगी। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें फिर दोबारा वही काम करना होगा हमें कि हमें एक बुनियादी इक्विलिब्रियम बनाना होगा। ये क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। ये आ गया आपका डिमांड कर्व, जिसको आप T1 कहेंगे। ये आ गया आपका सप्लाई कर्व, जिसको आप S1 कहेंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरफ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ जाएंगे आपके इनिशियल पॉइंट्स या इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि इन्होंने जो हमसे डिमांड किया है वो ये किया है कि जनाब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कि जनाब जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हुआ है और सप्लाई आपकी कांस्टेंट है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड चली जाएगी और सप्लाई कर्व अपनी जगह पे ही रहेगी, चूंकि उसमें तो चेंज आया नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान है, हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है जी। तो हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है जी। हम इसको राइटवर्ड ले जाएंगे। तो ये जनाब हम इसको राइटवर्ड ले जाते हैं। तो राइटवर्ड ले जाते हैं जब, तो इसको D2 कह देते हैं हम, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देते हैं E डैश। यहाँ से वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ होगी तो हम इसको कहेंगे ये Q2 है, और ये जो प्राइस है इसको P2 कह देंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस में भी इजाफा हुआ है और क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ। इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई है आपकी और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, आपकी दोनों चीजों में इजाफा हो गया। तो इसके लिए जो सुटेबल ऑप्शन आपको मिलेगा वो ये मिलेगा ए, विच इज कॉल्ड डू प्राइस एंड क्वांटिटी राइज, दोनों में ही इजाफा हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो वही बात, सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम बना लीजिए, फिर देखते हैं चेंज क्या आता है, फिर वो चेंजेस के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हमारे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है D1 और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज ओवर डिमांड कर्व, दैट इज, क्या हो गया यार, दिस इज D1 और दिस इज S1। पेपर में भी जाहिर है हमें अगर MCQ सॉल्व करने हैं तो हम स्केल वगैरह सिर्फ वहाँ यूज करें जहाँ इक्वली का वर्ड आता है, और जहाँ पे सिर्फ एक शिफ्ट है उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती। आप साइड पे कहीं बना के सही ऑप्शन बता दें उसको। अच्छा, अब यहाँ पे जो चेंज है 6 के हवाले से, ये चेंज जो है थोड़ा मुनफरिद चेंज है। इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि सप्लाई इंक्रीज कर रही है और डिमांड डिक्रीज कर रही है, और उसके अंदर फिर इक्वली का वर्ड यूज कर रहे हैं कि जितना वो राइटवर्ड जाए उतना उसे लेफ्टवर्ड मूव करो। तो सबसे पहले सप्लाई को पैमाइश के तहत एक खास जो है वो लेवल पे हम राइटवर्ड मूव कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बने, और जितना इसको राइट करते हैं उतना ही डिमांड कर्व साहब जो है इन्हें हम लेफ्टवर्ड मूव कर देंगे, इन्हें हम लेफ्टवर्ड मूव कर देंगे, और पैमाइश करके जितना वो राइट गया है उतना ही ये लेफ्ट जाएगा। तो ये देखिए मैंने पैमाइश करके जब किया, बराबर बराबर रखा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है यहाँ से, तो मैं फिर इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है जी। ये सीधा हो गया जी D0। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अब यहाँ बन गया, जिसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी आ जाएगी और क्वांटिटी वही रहेगी। अब इसके लिए जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो ऑप्शन F है, जिसके अंदर डू प्राइस डिक्रीज एंड क्वांटिटी रिमेन सेम। तो ये ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वही बात आ जाती है कि यहाँ से हम एक डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम, बुनियादी इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। एक दफा ये बन गया तो फिर इसको आगे मूव करना आसान होता है और समझना भी आसान होता है। ये आपका डिमांड कर्व है,
जिसे आप D1 कह सकते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व है जिसे आप S1 कहेंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए Q1 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाइए P1। अब यहाँ पे मांगा गया है, हमारे से कहा क्या गया है हमें, देखिए हमें ये कहा गया है कि डिमांड इंक्रीज होगा और सप्लाई डिक्रीज होगा लेकिन इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जितना डिमांड को मुझे राइटवर्ड लेके जाना है, एहतियात से उतना ही सप्लाई कर्व को मुझे लेफ्टवर्ड लेके जाना है। तो मैं ऐसी मूवमेंट करके देख लेता हूँ। ये मैंने डिमांड कर्व मूव कर दिया, ठीक है जी, T2, और ये मैंने सप्लाई कर्व मूव कर दिया। एहतियात से किया है कि भाई उतना ही हो जितना उसको मूव किया, तो ये बन गया आपका S0। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपका E' हो गया, और जब मैं ये लाइन यहां से मिलाता हूँ, ये देखिए, तो क्वांटिटी सेम रहती है, प्राइस में इजाफा हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस व्हाइल क्वांटिटी रिमेन सेम। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो ऑप्शन है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इसलिए कि देखिए प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी सेम रहती है, तो ई इज द आइडियल ऑप्शन फॉर दिस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम वही तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे, और तरीकाकार ये होगा कि इस तरफ हम प्राइस रखेंगे, इस तरफ हम क्वांटिटी रखेंगे, डिमांड कर्व इनिशियल बनाएंगे, दिस इज D1, और सप्लाई कर्व बनाएंगे S1। ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से एक वर्टिकल लाइन जाएगी, इसे Q1 कहेंगे, और इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम P1 कहेंगे। अब ये साहब क्या कहते हैं, अब देखिए ये कहते हैं हमें कि देखिए डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगी, दोनों डिक्रीज होंगे, लेकिन डिक्रीज जो होगी दोनों में वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, यानी जितना आप इसे लेफ्टवर्ड मूव करें उतना ही आप इसे भी लेफ्टवर्ड मूव करें। तो हम करके देखते हैं ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने इसे कोशिश की है बिल्कुल स्ट्रेट D0, और उतना ही इसे भी मैं लेफ्टवर्ड लेके जाता हूं जितना उसे लेके गया था। तो ये बन जाता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये लाइन लगती है जैसे मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, तो जितना ये लेफ्टवर्ड गया है उतना ही मुझे इसको भी लेफ्टवर्ड लेके जाना चाहिए। तो इससे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E' बनेगा। तो ये देखिए क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी और प्राइस हमारी जो है वो सेम रहेगी, यानी प्राइस रिमेन सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन सही है वो जी ऑप्शन है, जिसमें प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके लिए भी हम, ये हमारा पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा डिमांड कर्व है D1 और ये हमारा सप्लाई कर्व है S1। बाज बच्चे अक्सर ये करते हैं कि वो एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं बनाते, तो ये लाजिम नहीं होता कि आप बनाएं, चूंकि जाहिर है ये तो MCQ है, उसमें डायग्राम तो आपकी देखनी नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये क्वांटिटी 1 है और ये प्राइस P1। आप चाहें तो ये एक्सिस बनाएं और आप चाहें तो ना बनाएं, राइट एंड लेफ्ट तो वैसे भी आपको व्यू हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी, ये प्राइस आ गई। मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को आदत है तो फिर आपके लिए आसानी रहे। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है, जो इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया या स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि ए शिफ्ट टू लेफ्ट द डिमांड कर्व फॉर x टुगेदर विद शिफ्ट ऑफ राइट ऑफ सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाता है और डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड जाता है, डिमांड लेफ्ट और सप्लाई राइट, यही लिखा है ये और ये। तो अब देखिए मैं इसको राइट मूव कर देता हूँ, ये मैंने राइट मूव कर दिया, ठीक है जी, ये मेरा हो गया S2, और चूंकि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड गया इसलिए मैं उसे S0 लिखूंगा।
ठीक है, ये मेरा हो गया जी एस नॉट, सॉरी डी नॉट, वो S2 हो गया, डी नॉट हो गया। अब ये है कि ये आपका नया इक्विलिब्रियम बन गया, इससे प्राइस जो है उसमें कमी आ गई, प्राइस है उसमें कमी आ गई। अब हमने इक्वल मूव कर दिया है इसको, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वल मूव ना करे कोई, कर पाता तो मसला भी होता है, लेकिन बहरहाल एनीवे इस तरह के सवालात में होता ये है कि थोड़ा बहुत इशू राइज हो भी जाए तो आप जनरली यही सपोज करते हैं कि अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो हमने बराबरी मूव करना होता है। सपोज हम यही करते हैं कि यार बराबरी हुआ होगा, अगर नहीं भी बताया तो ये इक्वलेंट ही होगा। तो अगर ये इक्वलेंट है तो इस सूरत में जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी और सी ऑप्शन को आप पिक कर लेंगे। तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन बाज जगह पे सवाल क्वालिटेटिवली बड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, तो वो आगे चल के दूसरी वीडियो में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि अगर एक राइट है एक लेफ्ट है और दोनों में इक्वल नहीं कहा, लेकिन तब भी आप इक्वल मूव करेंगे और तो आप इजीली चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आपके जहन में याद रहना चाहिए कि इक्वली का वर्ड हो या ना हो, अगर दो मूवमेंट है तो जरा कोशिश करें कि वो बराबर ही रहे। सो सी थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।